बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फ़राह शमीम और आप देख रहे हैं कैनेडियन मोज़ेक। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा दूसरा शो है ओंटारियो इलेक्शंस 22 के हवाले से, और इसकी जो अर्ली वोटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये वीक है मई 28 तक। तो उसके बाद जून 2 आपको पता है कि रियल वोटिंग डे है, जिसके एंड पे हमें पता चलेगा कि कौन विनर है। ये जो एनडीपी वाले कोई मुआवजा करते हैं और वो ज़्यादा सीट्स ले जाते हैं, या लिबरल्स हैं जो वो ज़्यादा सीट्स कैप्चर कर लेते हैं, या पीसीज जो प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव्स हैं वो अपना पलड़ा इसी तरह से मेंटेन रखते हैं जैसा कि उनका अभी नज़र आ रहा है, या जैसा कि उनका प्रीवियस इलेक्शंस में था। या हो सकता है कि कोई सरप्राइज़ हमें मिल जाए। वोटर्स का क्या पता कि उस दिन कैसा मूड हो और क्या वो किस तरह का रिस्पॉन्स आए उनकी तरफ से। तो ये सारा कुछ हमें पता चलेगा जून 2 की नाइट को। इससे पहले जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं वो स्पेकुलेशंस हैं, वो पोल्स की बुनियाद पे हैं, या वो सारी बात है। लेकिन मैं प्रोग्राम के शुरू में एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, गुजारिश करना चाहूँगी कि आप सब लोग वोट के लिए घर से बाहर निकलें। और अगर आप अर्ली वोटिंग के लिए जाना चाहते हैं तो इन दिनों में टाइम है आपका मई 28 तक, या आप जो मेन इलेक्शन डे है उस पर आप निकलें और आप वोट करें। मेरे ख्याल में ये एक लिहाज से ये शुक्र भी हो सकता है हमारी तरफ से कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहाँ पे इलेक्शंस टाइम पे होते हैं और बग़ैर किसी परेशानी के होते हैं, और हमारी आवाज़ सुनी जाती है और उसका एक वज़न है, या उसको एक इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो क्यों ना हम अपनी आवाज़ इनके ईवानों तक पहुँचाएँ, क्वींस तक, पार्क तक पहुँचाएँ, ताकि वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं फिर जब हमारे अपने सिलेक्टेड वोटर्स वहाँ पे होंगे, जिनको आप इलेक्ट करके वहाँ पे भेजेंगे, अपनी पसंद का वोटर आप वहाँ पे भेजेंगे, तो जाहिर है जो जिस वजह से आपने उनको इलेक्ट किया हुआ होगा, जो आप देखना चाहते हैं वैल्यूज़, जो प्रोग्रेशन या डेवलपमेंट आप अपने बच्चों, जिस वजह से आप अपने मुल्क छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं, तो वो ऐसी पॉलिसीज़ बना सकेंगे जो आपकी और आपके बच्चों की बेहतरी के लिए होंगी। और इसके थ्रू हम वो मसाइल को भी एड्रेस कर सकते हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी को दरपेश हैं जब हम किसी भी नॉन मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, सच एज इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ा इशू है। ये पिछले दिनों में वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने एक पोस्टर, शायद आपकी नज़र से भी गुजरा हो, पोस्टर था जिस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, और इस्लामिक और मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब थी उसकी वजह से। तो अगर हम अपने मसाइल का जो बेहतरीन सोल्यूशन है वो मैं समझती हूँ अपनी वॉइस रेज करने से है, और अपने लोगों को क्वींस पार्क में या इनकी जो मेन डिसीजन मेकिंग प्लेसेस हैं वहाँ तक पहुँचाने में है। तो मैं समझती हूँ कि हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस जिम्मेदारी को सीरियसली लेना चाहिए, और अगर हमारे इश्यूज़ हैं उनको हमने किस प्लेटफॉर्म पे रेज़ करना है, इससे ज़्यादा बेहतर जो लेजिस्लेशन ऑफिस है उससे बेहतर और कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। तो आई विल एनकरेज ऑल ऑफ यू गाइज टू कम आउट ऑफ योर होम्स एंड गो एंड वोट फॉर एनी कैंडिडेट you like, who you think that they are gonna truly represent your values and your objectives or your thoughts. They represent you, the kind of future which you want to see for your kids. तो चलें जी, हम आज की डिस्कशन में, आज की जो सिटिंग है हमारी, हम इसमें भी डिस्कशन थोड़ी बहुत करेंगे, लेकिन हमारा मेन टॉपिक बहरहाल वही है जिसकी वजह से हमारी ये सिटिंग लास्ट वीक भी हुई थी और इस वीक भी हो रही है, एंड दैट इज़ हु इज़ विनिंग द ओंटारियो इलेक्शंस। तो क्यों, और जो भी कोई विनिंग हमारे पोल्स जो भी नज़र आ रहे हैं वो भी हम बताएंगे आपको कि वो क्यों, कैसे, क्यों हैं वो पोल्स, और क्यों, कौन, कैसे, किसका पलड़ा भारी है, जैसे मैंने लास्ट टाइम पे भी कहा था। तो ये सारी डिस्कशन हम करेंगे। तो मेरे पैनलिस्ट में आज हैं मेरे साथ सैयद रज़ा साहब और अरशद भट्टी साहब। तो सैयद रज़ा साहब मेरे साथ यहाँ पे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और अरशद भट्टी साहब हमें स्काइप पे ज्वाइन करेंगे। और इसके साथ जो हमारा लास्ट सेगमेंट होगा इस शो का, उसमें हम
हम मज़हर शफीक साहब जो MPP कैंडिडेट हैं स्कार्बरो से, उनको भी लेंगे और उनसे भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे ओंटारियो इलेक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी आपको जो है थोड़ा सा डेटा कि हु इज़ द विनर, वो जो एक चार्ट है वो अगर आप देख सकें, चलें आ रहा है स्क्रीन पे तो आप देख रहे होंगे कि आप देख रहे हैं कि हु इज़ द विनर 36%। ये आज का डेटा है जी, और मैंने लिया है, ये CBC पोल ट्रैकर है, आपको पता है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है जो उनके डेटा पे थोड़ा रिलायबिलिटी है हमारी। तो वो आज के डेटा के मुताबिक प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव्स जो हैं वो 36% से लीड पे हैं, और लिबरल्स जो हैं वो सेकंड स्टेज पे हैं, सेकंड लेवल पे आ रहे हैं 27.4%, which I think if I'll be asking my panelists, but personally I think it's really a good jump from their last year's last time's vote situation in 2018 जब वो बहुत ही कम सीट्स ले सके थे। तो अभी हम इस पे डिस्कशन करेंगे। बाकी भी आप देख रहे हैं कि NDP जो है वो it's even their performance is even lower than the liberals, और वो उनकी बल्कि इस वीक में या थोड़ी कम हुई है, -0.3% के रेट से वो कम पे जा रहे हैं। और इसी तरह से चलें, दूसरी तो अभी ज़रा छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो उनको तो मोमेंटम गेन करने में शायद कुछ टाइम लगेगा। तो मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ चलती हूँ और उनसे आज हम 2 डिस्कशंस करेंगे। पहला तो यही है कि हु is gonna win the Ontario elections, और फिर सेकंड टाइम आई ऑल्सो डिस्कस कि कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को कि दे गो आउट एंड दे वोट दिस दिस टाइम। तो मैं शुरू करना चाहूँगी सैयद रज़ा साहब से कि आप बताएं कि कैसे देख रहे हैं आप पोल्स को, या आपकी क्या असेसमेंट है, यही वाला रिजल्ट हम जून 2 को भी देखेंगे या वो शायद इससे कुछ डिफरेंट भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, हिस्टोरिकली जो देखा गया है, ये जो पोल्स आते हैं ये बड़ा जो आउटपुट निकलता है उसके बाद वो बड़ा रियलिस्टिक होता है, ठीक है, वो इसके करीब करीब रिजल्ट निकलते हैं अनटिल अनलेस कि कोई बहुत ही बड़ा कोई मैसअप हो जाए, कोई ऐसी चीज निकल के आ जाए जिससे पार्टी की सिचुएशन जो है बड़ी डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। और ये बड़ा डिपेंड करता है लीडरशिप के ऊपर एक्चुअली। जो वोट हैं, मतलब एक जो कैंडिडेट रन कर रहा है उसका अपना पुल होता है वोट का, लेकिन जो लीडरशिप की पॉलिसीज होती हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो इस वक्त जो नजर आ रहा है वो ये कि जो ओंटारियंस हैं वो डग फोर्ड की जो पॉलिसीज हैं उसको सेकंड कर रहे हैं और उनको चांस देना चाहते हैं कि जितना काम उन्होंने स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू रखें। राइट, सही। अच्छा, तो जो है अरशद भट्टी साहब, आप भी इसी तरह देखते हैं? थैंक यू वेरी मच। मैं इस चीज को मतलब देखता तो वही चीजें जो सारे नजर आ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा चूंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल एनालिसिस का काफी तजर्बा है और मैं समझता हूँ कि कैनेडियन पॉलिटिक्स बीइंग अ पोस्ट कॉलोनियल जो सेटअप है यहाँ पे, तो काफी मुमासलतें हैं। अच्छा, उतना ड्रामा और उतना जो है सनसनी नहीं है बहरहाल, लेकिन ये है कि काफी मुमासलतें हैं जी। कोई ड्रामा, लेकिन अपने हमें नजर नहीं आता। असल में जो पब्लिक पॉलिसी है, जैसे आपने कहा, या इलेक्शन का जो स्केड्यूल है, वो सारी इतनी प्रेडिक्टेबल है, ट्रांसफर ऑफ पावर, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, ये चीजें कि उसमें वो फिर सनसनी निकल जाती है उसमें। तो एनीवे, मेरा पहला तो हेडलाइन ये कि मुझे भी लगता है कि डग फोर्ड और प्रोग्रेसिव जो पार्टी है कंजर्वेटिव वो जीतेंगे। अच्छा, लेकिन उसमें आगे फिर मुझे 3 जो छोटे छोटे और सब हेडलाइंस हैं, वो ये है कि जो इनकी चंद सीटें शायद कम हो जाएं और जो सीटें गेन होगा वो उसको होगा, यानी कि लिबरल को डलडोका साहब की जो है, और जो एनडीपी है इज लाइकली टू लूज फ्यू सीट्स, लेकिन वोट में जो ग्रीन पार्टी है उसको वोटिंग परसेंटेज जो होती है वो कुछ ज्यादा वोट मिलेंगे, क्योंकि वो जो पूरा क्लाइमेट का हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा उनको ज्यादा वोट मिलने से ही होगा कि उनको फिर फेडरल फंडिंग वगैरह भी मिल सकती है। हो सकता है वो दूसरी सीट ना जीत सके, यानी एक सीट उनकी है और हो सकता है दूसरी को ले जाए, लेकिन उनकी जो परसेंटेज है वोटर्स
वोट की, वो मेरे ख्याल में इंक्रीज होगी। अब इसकी वजह इसके पीछे दो तीन है। एक वजह तो ये है कि क्लाइमेट का जो हम देख रहे हैं अभी, ये कल परसों जो एक फ्लैश किस्म का स्टॉर्म आया, और ये सब चीजें बहुत रियलिटी है, और यंग जनरेशन से इसकी बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। तो जो यंग वोटर्स हैं वो इनको ज्यादा देर लाइकली टू वोट अच्छा, फॉर ग्रीन पार्टी। अभी मेरी वो छोटी 13 साल की बेटी, उसका है नहीं, लेकिन वो ग्रीन पार्टी के कैंडिडेट के लिए वो कर रही है, वो यानी कि वो वॉलंटियर कर रही है। दूसरी वजह गेन अ मोमेंटम लेटर ऑन, दैट्स व्हाट यू मीन। अभी इन सालों में तो नहीं, लेकिन जो जनरेशन अभी जवान हो रही है, इनका जब टाइम आएगा तो दे आर गोना गो विद, लेकिन इस दफा मुझे लगता है कि एनडीपी एज वेल, दे आर गेनिंग मोमेंटम। हाँ, तो इस दफा मुझे लगता है कि ग्रीन पार्टी का जो वोटिंग परसेंटेज है वो कुछ बढ़ जाएगा। अच्छा, दूसरी वजह यह है कि जो डेल डुका साहब भी हैं और डॉक्टर फोर्ड, वो दोनों लीडर बड़े इंस्पिरेशनल हैं। उन लीडर्स को भी बहुत सारा फ्लोट वोट होता है, वो जो लीडर को वोट देता है। तो इसलिए जो कैथरीन मिन का यानी, और उससे पहले मैकगिंटी साहब का जो एक इनकम्बेंसी सिंड्रोम था, इतने अरसे से रहे थे, लोग उनसे बोर हो गए थे। तो एक तो उनका पर्सनल जो करिश्मा या चार्म होता है, उसके वोट भी हैं। इसके बरक्स जो एनडीपी की लीडर हैं वो मतलब, हालांकि मेरा ख्याल है मेरा वोट उनको जाएगा यानी पार्टी के तौर पे, लेकिन वो इतनी करिश्मेटिक नहीं है, और वो जो लोकल कैंडिडेट हैं उनका जो वोट है वो आ रहा है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिफरेंट डायनामिक है मेरे व्यू में, कि डॉक्टर फोर्ड और डेल डुका को लोग एज लीडर जानते हैं, और एंड्रिया हॉर्सवर्थ को एज लीडर कोई बहुत ज्यादा उन्होंने वोट या नहीं किया। अच्छा, फिर ये जीटीए जो है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लोट वोट है, और यहीं पे आपको पता है पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तानी कम्युनिटी का ये होता है कि एक तो जो हम पाकिस्तान में भी करते थे कि बरादरी धड़े, किससे ज्यादा अच्छा ताल्लुकात है, किससे उठना बैठना सलाम दो है, उसको वोट देते हैं। पॉलिटिकल जो होती है आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट या पॉलिटिकल, वो कम लोगों की है, यहाँ बहुत सारे लोगों की है। अच्छा, फिर बेसिकली मैं आगे, मेरा क्वेश्चन भी यही है कि कौन सी, शायद उसमें आप फिर हाईलाइट करेंगे, लेकिन मैं स्टार्ट करूंगी सैयद रजा साहब से ही डेफिनेटली, कि भाई आप बताएं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं विच आर ऑफ कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तानी कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी, जिनको वो देखते हैं। जैसे कि अरशद भट्टी साहब ने कहा कि नहीं, हम तो ये देखते हैं कि कौन से के हम करीब हैं बंदे के। तो ये जो टॉपिक्स हैं, इश्यूज हैं लाइफ के, वो इतने बिल्कुल मैटर नहीं करते, या थोड़े बहुत तो करते हैं लेकिन उस तादाद में नहीं करते शायद। देखिए, सारे फैक्टर्स जो हैं सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप किससे ये बात पूछ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी अरशद भाई ने बोला कि उनकी 13 साल की बेटी जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर ज्यादा बात कर रही है। अब डिपेंड करता है, जो फर्स्ट जनरेशन कैनेडियंस हैं उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है चीजों का देखने का, और जो सेकंड जनरेशन कैनेडियन है वो इसको बिल्कुल डिफरेंट एंगल से देखते हैं। जो यंग जनरेशन है इस वक्त, जैसे स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, ठीक है, उनको बाज एनडीपी की जो पॉलिसीज हैं वो बड़ी अपील करती हैं, ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन है वो बिल्कुल डिफरेंटली उसको देखा करते हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू इमिग्रेंट कम्युनिटी, ठीक है, उनके लिए सर्टेन चीजें हमेशा से बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं कि इमिग्रेशन की क्या पॉलिसी होंगी। यहाँ पे जो मल्टी फेथ, इट्स अ मोज़ैक, जैसे आपके प्रोग्राम का नाम है, ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से डिफरेंट कल्चर्स रहते हैं, वो देखते हैं कि हम उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को कितना सपोर्ट मिल रही है जो भी पार्टी आ रही है उससे, ठीक है। तो अब लेकिन जितने भी पार्टी मौजूद हैं अब यहाँ पर, वो उनमें एक मल्टी कल्चरिज्म पाया जाता है। उनमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एथनिक कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं, और उसकी वजह यह है कि जो इमिग्रेंट्स यहाँ पर आए हैं उनको टाइम लगा, उनका एक अपना सेटलमेंट फेज था, और फिर वो यहाँ पे इंगेज हुए यहाँ के प्रोसेस में। और अब आप देखते हैं कि बहुत सारी पार्टीज, जिसमें सबसे पहले लिबरल पार्टी में लोग जाना शुरू हुए, और उसके बाद कंजर्वेटिव और एनडीपी सब में आना शुरू हो गए, ठीक है। तो ये एक चेंज है, और ये इवैल्यूएशन है, ये होती रहेगी, और हमें आगे चल के हम देखेंगे। पहले कोई भी हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ करती थी, फिर कुछ रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई। पहले यासिर नकवी हुआ करते थे, डॉक्टर शफीक कादरी हुआ करते थे, दो लोग एज एन एमपी रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसके बाद अब जो करंट है उसके अंदर खलीद रशीद हैं जो कंजर्वेटिव पार्टी से हैं, फिर हसन हैं जो कि एनडीपी से हैं, और इस दफा बहुत सारे कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो तीनों पार्टी से आपको मुख्तलिफ इमिग्रेशन, और पर्टिकुलरली अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी की बात करेंगी तो आपको बहुत सारे कैंडिडेट नजर आएंगे। That's wonderful to know कि अवेयरनेस भी क्रिएट हो रही है, और हम प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं ना, एंगेज हो रहे हैं, जी हाँ, ठीक है, हम उस टेबल तक पहुंचना चाह रहे हैं जहाँ पे डिसीजन ले जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहाँ पे हों।
जी हाँ, बिल्कुल सही बात। जैसे आपने फरमाया कि ये वाकई में बहुत ज़रूरी है कि हम डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बने, तभी हम पॉलिसीज़ उस तरह की बना सकेंगे जिसमें हमारी एडजस्टमेंट भी आसानी से हो सके, या मुस्लिम्स की या पाकिस्तानी कल्चर के साथ हम यहाँ पे पेनिट्रेट हो सकें, इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें। तो अरशद भट्टी साहब, आप के पास मैं आना चाहूँगी और वही क्वेश्चन लेके आऊँगी कि जैसे कि बात हो रही है कि ये किस तरह से पेनिट्रेशन हो रही है और कितने लोग आ रहे हैं, किस कम्युनिटी से आ रहे हैं, आपका क्या एनालिसिस इसमें बनता है? अच्छा, इस पे मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। एक तो जो भाई ने भी बात की वो ऐसी है कि अगर यानी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है और वहां पे यानी ये मैं भी ड्राइव करके आ रहा था माल्टन और मिसागा का जो एरिया है, तो अगर दीपक आनंद है वो भी इंडिया से हैं, तो उनके जो मुकाबले पे लोग हैं वो भी इंडिया से ही हैं। तो एक तो ये कि यानी डिफरेंट पार्टीज में वही लोग हैं। जैसे अगर एक मुसलमान कहीं कैंडिडेट है तो उनके मुकाबले पे भी दूसरे मुसलमान यानी उस तरह करके अगर लें तो यहाँ पे हमने तो ज्यादा पंजाबी स्पीकिंग इस सिचुएशन को, या आप समझते हैं कि नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन किसी एक बंदे के थ्रू ही होनी चाहिए ताकि वो ज्यादा वोट गेन कर सके और जा सके क्वींस पार्क में? अच्छा, ये पॉलिटिकल विजन है, इससे तो वोट्स डिवाइड हो गए ना, कि जैसे पाकिस्तानी कम्युनिटी पहले ही कम निकलती है वोट करने के लिए, अब निकली भी तो उनके पास दो बंदे हैं, तो कोई उधर चला गया वोट, कोई उधर चला गया। तो अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको मुख्तलिफ ज़ाविये से देखता हूँ। अगर यानी समझें कि स्कूल ट्रस्टी के इलेक्शन हो या लोकल जो इलेक्शन है यानी म्यूनिसिपैलिटीज के, उसमें शायद मुमकिन होता है कि वहां आपस में बैठ के कोई कह दे कि अच्छा आप हमारे नुमाइंदे हैं। जब सूबाई लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे बात होती है और पॉलिटिक्स की बात होती है, तो उसमें सिर्फ कम्युनिटी के यानी आपस में एग्री करना कि कौन कैंडिडेट कौन को नुमाइंदगी करेगा ये नहीं होता। लोगों की अपनी एम्बिशन डिफरेंट होती है, लोगों की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और आउटलुक डिफरेंट होता है, और लोगों के फिर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी में उनको डिफरेंट पाथवेज नजर आते हैं। तो जिसकी वजह से ये कभी मुमकिन ही नहीं हो सकता कि सारी कम्युनिटी वेदर वियतनामीज हो चाइनीज हो वो एक ही तरफ हो जाए। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ ये कि जो हम अगर पाकिस्तानी वोटर्स पर्टिकुलरली, या मैं पंजाबी वोटर्स को कहूंगा जिसमें इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब से ज्यादा आ जाते हैं, और पाकिस्तानी भी उसी तरह के यानी नॉर्थ इंडिया के जो वोटर हैं, वी रिएक्ट टू हेडलाइंस कि ये बंदा अच्छा है, इसने ये लाइसेंस प्लेट के पैसे वापस कर दिए हैं, ये बिजनेस के लिए अच्छा है, ये वाले जो हैं वो इलेक्ट्रिक कार को सपोर्ट करेंगे, ये कैंडिडेट बहुत अच्छा है। तो इस तरह की जो छोटी हेडलाइन होती हैं हम उनको उनसे एंगेज हो रहे होते हैं और उस पे हम ग्रेविटेट होके वोट कर देते हैं। जो एक बड़ी लार्जर अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें बहुत एक यानी क्रिटिकल माइनॉरिटी है या जो थिंकिंग या जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग है वो एक मे बी 30% 35% मैक्सिमम हो कि जिनको पता है कि अच्छा मैंने अगर एनडीपी को वोट देना तो क्यों देना है, मैंने अगर कंजर्वेटिव को वोट देना तो क्यों देना है। आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस है इन डिफरेंट पार्टीज का आपस में, यानी पार्टी किस चीज को सपोर्ट कर रही होती है। तो ये आप समझते हैं ये क्या वजह है कि हमारी इस तरह की सोच नहीं है? इवन सेकंड जनरेशन, या आप समझते हैं कि सेकंड जनरेशन जो है वो दे आर ट्राइंग टू क्रिएट सम अवेयरनेस अबाउट दीज टॉपिक्स एंड दे आर थिंकिंग अबाउट दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। मुझे जो इसकी सॉरी वजह समझ आती है वो दो बड़ी वजह हैं। एक तो हम ना एक यानी इंडिया वाले सारे लोग हम एक ओरल ट्रेडिशन से आ रहे हैं, हम बहुत सोशल लोग हैं। हमारी एक तो गुफ्तगू जिनसे होती है और हमारे हम जो सुनते हैं और जो हम बोलते हैं उससे हम ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं और फॉलो करते हैं। और दूसरा जो हमारे सोशल रिलेशन होते हैं ना, वो पॉलिटिकल जो अंडरस्टैंडिंग या पॉलिटिकल थिंकिंग है उसको सुपरसीड या उसको उससे वो यानी उसको उससे ज्यादा मोतबर समझे जाते हैं कि आप अगर मेरी दोस्त हैं, आप किसी पार्टी से भी खड़ी हो जाएंगी तो मैं कहूंगा नहीं तो मेरी दोस्त है, मैंने तो इनको वोट देना है। तो उसमें फिर पार्टी अच्छा। दूसरी वजह उसकी ये भी है कि हम यहाँ पे आके अगर सेकंड जनरेशन भी हो तो वो जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, यानी मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई वो मेरा इरादा है पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करने का। लोग कहते हैं यहाँ क्यों नहीं करते, तो मैं कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के बारे में जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है ना कि मैं यानी लोकल काउंसिलर भी बन जाऊंगा तो मेरे दिमाग में 6-7 बत्तियां रोशन होती हैं। अच्छा मैं बन के ये कर लूंगा। यहाँ पे मुझे कोई कहता है ना तो मिनिस्टर भी बन जाएंगे तो एक भी बत्ती नहीं टमटमाती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मिनिस्टर बन के मैं क्या करूंगा और क्या चीजें। तो वो जो इश्यूज हैं, वो जो एक आपकी सोशल रूटेडनेस होती है किसी जगह पे, और उसकी वजह से आपके जो पॉलिटिकल स्टांसेस बनते हैं यानी लेफ्ट राइट पे सेंटर पे कहीं भी, वो एक तो मेरा ख्याल है नहीं है। और वो चीजें बनती हैं जब आप बहुत वॉलंटियर करते हैं, आप कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टीज में जाते हैं, मिलते हैं तो आपको पता होता है कि क्या मसाइल हैं इस कम्युनिटी के। और हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं, दोस्त कहते हैं जब आप कैनेडियन अखबार पढ़ते हैं, टोरंटो स्टार पढ़ें या ग्लोबल मेल पढ़ें, लोग खबरें सुने, उससे फिर आपको
जो है थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसके यानी बहुत सारे वजूहात हैं। लेकिन दूसरा ये कि कनाडा में मेरे ख्याल पाकिस्तानी कम्युनिटी को अगर देखा जाए तो 1 मिलियन से नीचे ही है, अगर यानी करीब ही है। और उसमें भी वोटर जो हैं यानी वोटिंग टर्न आउट है वो भी इसलिए कम होता है कि हम जो यहाँ पे सीनियर्स लोग हैं वो ज्यादा वोट देते हैं, यंग लोग जो हैं वो वॉलंटियर करते हैं, एक्टिविज्म भी करते हैं। लेकिन ये जो मिडिल एज ग्रुप है ना हमारे वाला, वो मतलब उस दिन शायद यही इसी पे गुजारा करे कि आज निहारी खाते हैं, पाए खाते हैं, वोट कौन देने जाए। ये आप फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं ना कि वो अपने निहारी पाए से बाहर नहीं निकलते। लेकिन जाहिर सी बात है अवेयरनेस तो यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा होनी भी चाहिए और आई एम श्योर होगी भी। और ये भी बात सही है कि बहुत सारे लोगों का पूरी डेवलप्ड वर्ल्ड में भी बहुत सारे लोगों का ये जो इलेक्शन सिस्टम है इस पे कोई एतबार इतना ज़्यादा है नहीं कि ये इस प्रोसेस पे बिलीफ रखना। और इसलिए इवन डेवलप्ड वर्ल्ड में भी जो परसेंटेज वोटर्स की है वो वैसे ही कम है ओवरऑल। बिल्कुल। लेकिन चलिए ये इंशाल्लाह जरूर डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि कंसिडर करने चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव इस मीटिंग का कि हम थोड़ा सा लोगों को बताएं कि कौन कौन से इश्यूज हैं विच आर आउट देयर और जिनको उनको सोचना चाहिए, ना सिर्फ कि चलो कौन सा बंदा खड़ा है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन साथ में ये भी कि कौन से इश्यूज हैं जिनकी तरफ हमें सोचने की जरूरत है और हमें सोचना चाहिए और अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ें या न्यूज़ सुने और यानी थोड़ी सी अवेयरनेस हो कि क्या कनाडा में रहते हुए हमारे क्या मसाइल हैं और उनका क्या हल हो सकता है और कौन सी पार्टी हमें बेहतर सॉल्यूशंस दे सकती है। तो आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं? मैं आपसे चले शुरू करती हूँ अरशद भट्टी साहब, आप ही कंटिन्यू करें कन्वर्सेशन को और बताएं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि टॉप 5 या टॉप 3 इम्पोर्टेंस के हामिल हैं। अच्छा, मैं टॉपिक्स पे 1 मिनट बाद आऊंगा। मैं सिर्फ 1-2 छोटे से कमेंट करना चाह रहा था। एक तो ये जो पेंडेमिक है ना वो भी बहुत बड़ा गेम चेंजर है कि बहुत सारे लोग जो अगर यानी कि अगर डॉक्टर फोर्स साहब को सही तरह से नॉन पेंडेमिक 4 ईयर मिलते तो शायद डिफरेंट रिजल्ट्स आते और फिर और तरह से परखे जाते। तो एक तो ये भी है। दूसरा ये कि उन्होंने पेंडेमिक में मेरे ख्याल में भी और बहुत सारे दोस्तों के ख्याल में जो उनको वोट नहीं भी दे उन्होंने बहुत अच्छी तरह इसको समझदारी से मैनेज किया। और फिर वो जो पेंडेमिक के 2 साल हैं वो तो ऐसे 6 महीनों में गुजरे हैं। तो इस तरह यानी बहुत सारे एक डिफरेंट लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी है। अच्छा, अब आते हैं टॉपिक्स की तरफ से। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स है ना, इमीडिएट इकोनॉमिक्स जिसमें कहता हूं कि आपको इस पॉलिसी से कितना टैक्स बचेगा और कितना आपका कोई गैस बचेगी, ये इशू जो है वो बहुत इमीडिएटली हमें करता है कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी। दूसरा एक बड़ा इशू यहाँ पे ना न्यू कमर्स की इंश्योरेंस का है। न्यू कमर की इंश्योरेंस इतनी ज्यादा हाई है और कोई भी यानी वादे सब करते हैं, बातें सब करते हैं, कोई इस पे डिलीवर नहीं करता। और इसी तरह जो यहाँ पे जो हाउसिंग का मसला है, अब हाउसिंग जो है बिल्कुल वो ऐसी चीजें हैं जिसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होता है लेकिन इमीडिएट प्रॉमिस जो है वो लोगों को बहुत ग्रेविटेट करता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे अब अच्छा, फिर जो पेंडेमिक में तो और तरह की वो चीज थी कि लोगों ने सपोर्ट भी किया गवर्नमेंट ने लोगों को, लेकिन दूसरी तरफ था कि लोग जो थे वो पॉलिटिकली थोड़े से यानी इतने एक्टिव नहीं थे। तो अभी जो है मेरे ख्याल है तीसरा चौथा इशू यही है कि किस कम्युनिटी यानी इस्लामोफोबिया और ये सारे इश्यूज जो हैं इनको मैं थोड़ा सा कहता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट इशू हैं जो डे टू डे लाइफ में लोग हैं, जॉब के, एम्प्लॉयमेंट के, टैक्स के, ये ज्यादा उनको ऑफ कोर्स सबसे पहले तो हमें ये फिक्र होती है ना कि कैन वी ब्रिंग फूड ऑन द टेबल और नॉट। बिल्कुल, तो उसके बाद फिर ये हम बाकी चीजें, लेकिन जाहिर सी बात है कि हम अपनी वैल्यूज को भी बहुत प्रायोरिटी देते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। इस्लाम के लिए भी हम कोई दूसरी बात नहीं सुनना चाहते और हम उसको भी अप फ्रंट रखते हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन डेफिनेटली फूड और बेसिक्स जो है लाइफ की, जिसमें रोटी कपड़ा मकान जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस को आप डिनाई नहीं कर सकते। आप ही यही समझते हैं या आपका क्या ओपिनियन है इन सारी? बिल्कुल, देखिए ये तो बेसिक चीजें हैं और जो सिलसिला चल रहा है इसी तरीके से है। लेकिन यहाँ के जो मेन इश्यूज हैं इस दफा जिनकी ज्यादा बात हो रही है उसमें एक ट्रांजिट के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है, जिसमें हम हाईवेज की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, मुख्तलिफ पार्टीज का अपना को तो शायद इसीलिए वोट्स मिल रहे हैं या क्या बात उनका अपना स्टैंड है। ठीक है, लाइक इस वक्त पीसी जो है वो बात कर रही है नई हाईवेज बनाने की, जबकि बाकी तीनों पार्टीज जो हैं वो इसके ऊपर हैं कि हम उसको कैंसिल कर देंगे प्रोजेक्ट को, जी हाँ। लेकिन एक्सपेंसिव है लेकिन जरूरत है, मतलब इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि उसकी जरूरत है। मेंटल हेल्थ का एक बड़ा इशू है इस वक्त
ठीक है। और फिर ये जो पेंडेमिक गुजरा है इसमें जो बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं वो स्मॉल बिजनेसेस हुए हैं जी, ठीक है। उस हवाले से भी लोग देख रहे हैं कि किस की क्या पॉलिसी है, कौन किस तरीके से उसको बूस्ट करने के लिए हेल्प कर रहा है। थ्रू आउट द पेंडेमिक फेडरल गवर्नमेंट ने भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट की है सबको, लेकिन स्टिल इट्स नॉट इनफ। Yeah, it's not enough. Many parties think, many people think that whatever the policies are made, they are not enough. सही बात है। चलें, ये तो हुआ टॉपिक, थोड़ा सा हम दूसरे टॉपिक की तरफ भी आना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं कि वोटर्स को कैसे एनकरेज किया जाए कि वो जाएं और वोट करें, बेशक अपने रोटी कपड़ा मकान के लिए ही करें या इस्लामोफोबिया पे करें, जो भी उनकी थॉट्स हैं उसमें क्या कैसे उनको मोटिवेट किया जाए कि ज़्यादा लोग बाहर निकलें। और स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी आई एम मोर कंसर्न अबाउट, क्योंकि मैं डेटा देख रही थी कि देयर आर मोर देन 5 लाख Muslims who live in Ontario। और अगर आप 2018 के इलेक्शंस देखें, प्रोविंशियल इलेक्शंस, तो आप देखेंगे कि सिर्फ 2 सीट्स मुस्लिम्स विन कर सके, सिर्फ 2 सीट्स। तो अभी फिर इलेक्शंस हैं और यहाँ पे 12 से 15 या उससे भी ज़्यादा लोग जो हैं उन्होंने अपने नाम बैलेट पेपर पे लिखवाए हैं। तो अगर मुस्लिम्स बाहर निकलेंगे, वोट डालेंगे, तो तभी उनमें से कुछ लोग इलेक्ट होके तो जाएंगे क्वींस पार्क फॉर एग्जांपल। तो कैसे इनकरेज किया जाए कि इट्स क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ अस, for every one of us to go and vote. You know, first of all, register for votes and then go for votes. अरशद भट्टी साहब, आपका क्या टेक है? ये कैसे करना चाहिए? जी, मेरा ख्याल है कि इसमें ये जो सवाल है पाकिस्तान में अगर मुझसे पूछा जाता तो शायद इसका काफी मुख्तलिफ जवाब होता। यहाँ पे देखें, जो लोगों ने यानी जिन बच्चों ने या जिन वोटर्स ने यहाँ पे हाई स्कूल किया है, उनकी एक सिविक सेंस भी और उनकी एक पॉलिटिकल कमिटमेंट टू वोट वो बहुत डिफरेंट है। जो पाकिस्तान से लोग आए हैं यानी किसी भी उम्र में और उन्होंने यानी यहाँ के एजुकेशन उसमें इंस्टीट्यूशन में नहीं गए, तो उनका मैं समझता हूँ कि जो वोट वाली है वो या तो ये है कि वो ऐसे ग्रुप का हिस्सा हो, छोटे कम्युनिटी का हिस्सा हो जो थोड़ी सा पॉलिटिकल हो और जो हो कि अच्छा वोट डालने जाए तो फिर वो देखा देखी बाकी भी चले जाते हैं। या फिर होता है कि जो लोकल कैंडिडेट है वो डोर टू डोर जो कैंपेन करते हैं वही उनको लेके आते हैं। मसलन पिछले जो प्रोविंशियल इलेक्शन थे तो मैं ब्रैम्पटन में उन दिनों काम करता था, तो वहां पे मैंने एक कैंडिडेट के लिए वॉलंटियर किया और मैं बिल्कुल हैरान रह गया और मुझे मजा भी बहुत आया कि किस तरह एक ऑर्गेनाइज तरीके से मोबिलाइजेशन होती है कि आप वॉलंटियर होते हैं, वो जाते हैं, वो डोर नॉकिंग करते हैं, वो पूछते हैं सब चीजें। तो ये बहुत डिफरेंट था हमारे पाकिस्तान में। तो मतलब इस तरह ये बिल्कुल यानी इतने ऑर्गेनाइज तरीके से ये जो वॉलंटियरिंग है और मोबिलाइजेशन नहीं होती। मिलते हैं इन सारे कैंडिडेट्स को, वो भी शायद इसी वजह से मिलते हैं कि ये लोग डोर टू डोर नॉकिंग करते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अगर इतना ना हो तो शायद ये जो 2 कैंडिडेट्स हमारे मुस्लिम कम्युनिटी से आ सके ओंटारियो कैबिनेट सके, शायद वो भी मुमकिन ना होता। तो क्वेश्चन तो ये है कि इनको थोड़ा सा एक बात करना चाहता हूँ कि देखें, अगर पाकिस्तानी अगर 5 लाख वोटर हैं और सारे के सारे वोट भी दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने ही लोगों को वोट दे रहे हैं, एक चीज। और दूसरे ये कि वहां पे कैंडिडेट भी वो है। इस पे एक अक्सर मैं मिसाल देता होता हूँ, जो मेरे एक ज्यादा समझदार दोस्त ने यहाँ पे थे, सॉरी पीछे से वो कोई एम्बुलेंस गुजर रही है अगर आपको आवाजें आ रही हो तो वो ये कह रहे थे कि देखें ब्रैम्पटन में जो यानी पंजाबी लोग हैं या अगर साउथ एशियन बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कभी अभी तक यानी अब देखें ब्रैम्पटन से मेयर जो है वो अभी भी वाइट कम्युनिटी से होते हैं। तो उसकी वजह यह है कि एक तो आपस में इतनी डिवीजन होती है, दूसरा ये इस पे अंडरस्टैंडिंग के कोई इतने लेवल का लीडर हो कि जो वो आए और सब उसको वोट दें। ये अभी तक यानी वही फिर बात आ जाती है कि आपकी लोकल कनेक्शन कैसे हैं, किसके साथ आपकी अलाइनमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखें कि जगमीत सिंह जो हैं, जो पंजाबी हैं बट यहाँ के हैं, तो वो एक यानी कि बड़ी पार्टी के लीडर भी हैं। तो इसलिए ये जो चीज है ना कि जितने वोट जाएंगे उतने ही लोग नुमाइंदे उस कम्युनिटी से होंगे, ये बिल्कुल इसलिए भी ठीक नहीं है कि आपको इटालियन लोग बहुत ज्यादा नजर आएंगे। यानी डेल डुका साहब भी मेरे ख्याल इटालियन बैकग्राउंड से, क्योंकि मैं पहले वॉन में रहता था, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता था। करता है कौन से इलाके में आप हैं। जी तो डिफरेंट कम्युनिटी है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इटालियन वोट इतने नहीं है, तो यानी इसके डायनामिक्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। लेकिन आपकी बात यानी उसमें बिल्कुल ये बात सच है कि जिस कम्युनिटी के लोग ज्यादा वोट डालते हो, ज्यादा वॉलंटियर करते हो, उन्हीं की उसी पार्टी के उसी कम्युनिटी के लोग को पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन का मौका भी ज्यादा मिलता है। सही बात है।
मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक लें, तो ब्रेक के बाद आते हैं तो इसी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि हमारे पास स्पेशल गेस्ट भी हैं, मज़हर शफीक साहब स्कारब्रो से। उनसे भी डिस्कशन करेंगे कि उनकी राइडिंग में क्या हो रहा है और क्या सूरत हाल है इलेक्शंस के बारे में, और उनका क्या ख्याल है, कौन विन कर रहा है और क्या वो खुद विन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, विच आई एम क्वाइट होपफुल के दे विल बी, ही विल बी। लेकिन फिर भी उनसे फर्दर डिटेल्ड एनालिसिस उनका भी लेते हैं। तो हमारे साथ ही रहिएगा। तो अभी मिलते हैं दोबारा। वेलकम बैक जी। तो मज़हर शफीक साहब हमारे साथ हैं जो कि स्कारब्रो सेंटर के से कैंडिडेट हैं एमपीपी के इलेक्शंस के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम मज़हर शफीक साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आप मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं अपने ऑडियंस तक पहुंच सकूं और अपने वोटर्स तक पहुंच सकूं, तो बहुत शुक्रिया आपका। और आवाज एंटरटेनमेंट नहीं, शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए कि आप हमारे शो की जीनत बढ़ाने के लिए आए हैं। तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि क्यों आपने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया है? ये तो इतना इजी टास्क नहीं है। आप देखें ना, आप हर टाइम बिजी होते हैं, तो क्यों आपने ये मुश्किल रास्ता चुना? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो है, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पैदाइशी होती हैं, और ये जो है, ये मेरा पैशन था। कम्युनिटी वर्क जो है मेरा पैशन रहा है, और मैं तकरीबन पिछले 20 साल से कम्युनिटी में इन्वॉल्व हूँ और कम्युनिटी वर्क में इन्वॉल्व हूँ। तो वही पैशन जो है वो मुझे जो है पॉलिटिक्स की तरफ लेके आया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आप इस सिस्टम में रह रहे हैं तो इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए, इस पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि हमारी कम्युनिटीज को पर्टिकुलरली जो हैं वो जो है वो अफेक्ट करती हैं। तो आई थिंक, और स्पेशली एज अ न्यू कमर, जब मैं एज अ इंजीनियर पाकिस्तान से आया था, तो वो जो बैरियर्स थे, जो चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े अपने प्रोफेशन में एंटर होने के लिए, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि जिसने मुझे जो है पॉलिटिक्स में लाने में बहुत बड़ा काम उस एक फैक्टर का था कि आई रियली वांट कि जी ये जो ओंटारियो है, ये जो कनाडा है, यहाँ पे हर एक को इक्वल राइट और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो आई थिंक दैट वाज द रीजन आई केम इनटू द पॉलिटिक्स। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपकी जो राइडिंग है उसमें क्या प्रायोरिटीज हैं, कौन से आप इश्यूज हैं जिनको आप एड्रेस कर रहे हैं या कर सकते हैं इफ यू गेट टू द क्वींस पार्क? व्हाट डू यू थिंक, क्या आपकी अपनी राइडिंग से कौन से मसाइल हैं जिनका सॉल्यूशन चाहते हैं? जी बहुत शुक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया। देखें, मेरी राइडिंग में मैंने तकरीबन पिछले साल से डोर नॉक कर रहा हूँ, और हमने माशाल्लाह 50,000 से ज़्यादा डोर नॉक किए हैं, और हमें बहुत जो है लोगों से फीडबैक मिला। और जो प्रायोरिटी इश्यूज हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो हेल्थ केयर का है, उसके बाद जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग का है, और तीसरे नंबर पे जो राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, दैट इज द थर्ड बिगेस्ट इशू जो मैंने अपने जो है डोर नॉकिंग में लोगों से सुना। तो जहां तक हेल्थ केयर का है, तो मैं ये आपको बता सकता हूं कि हेल्थ केयर में हमारा प्लान ये है कि हम जो है इन्वेस्टमेंट हमने करनी है, नया हॉस्पिटल स्कारब्रो में बनाना है। 1.9 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्टमेंट है जो हॉस्पिटल्स के लिए। उसके अलावा हम तकरीबन 100,000 जो हैं वो न्यू नर्सेज, डॉक्टर्स और अदर हेल्थ केयर वर्कर्स जो है वो हम हायर करेंगे, और उसका मकसद ये है कि जो सर्जिकल बैकलॉग है और जो वेट टाइम्स है उसको हमने रिड्यूस करना है। और तो ये उसके आप क्या लोकली हायर करेंगे या आप इंटरनेशनल नर्सेज को भी लाने का कोई स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं कि कैसी पॉलिसी बनाई जाए कि वो भी आके यहाँ पे वर्क कर सकें? जी डेफिनेटली उसमें यही है कि डेफिनेटली उसमें ये है कि फॉरेन ट्रेंड प्रोफेशनल जो हैं उनके लिए भी हम ये कर रहे हैं कि इजी करें कि उनको जो चैलेंजेस हैं, जो बैरियर्स हैं उनके अपने फील्ड के अंदर एंटर, उसमें भी हमारा ये है कि हम फॉरेन ट्रेंड डॉक्टर्स, नर्सेज उनको इस तरीके से अकोमोडेट करें कि वो जो बैरियर्स हैं उनको हम किसी तरह से रिमूव करके उनको भी इस प्रोसेस, इसका हिस्सा बनाएं। तो डेफिनेटली जी उनके लिए भी उसमें ये अपॉर्चुनिटीज होंगी। सही। और उसके अलावा जो दूसरी बात है अफोर्डेबल हाउसिंग की है, तो उसमें हमारा ये प्लान है कि हमने 1.5 मिलियन हाउसेज जो है वो हमने बिल्ड करने हैं, और वो जो हाउसेज होंगे वो जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं उनके लिए।
फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए। तो दैट इज आवर प्लान। और फिर जो लोग बेचारे बिल्डिंग्स में रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा इशू जो है वो रेंट कंट्रोल का है, क्योंकि जब लिबरल गवर्नमेंट थी तो हमने कैप किया हुआ था रेंट कंट्रोल पे। अनफॉर्चुनेटली कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट आई तो वो कैप जो है, जो रेंट कंट्रोल पे कैप था, वो रिमूव कर दिया उन्होंने। अब लैंडलॉर्ड जो है अपनी मर्जी से जो है जी, एंड इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। यही सुनने में आता है कि जो रेंटर है वो बेचारा मुश्किल में है, बहुत मुश्किल में। तो हमारा प्लान ये है कि वंस वी आर इन द पावर, इंशाल्लाह ताला वी विल ब्रिंग इट बैक, और हम जो है कैप करेंगे रेंट कंट्रोल को, और ये जो है एज पर इन्फ्लेशन एवरी ईयर इट विल बी एज पर इन्फ्लेशन, तो उसके मुताबिक होगा। अच्छा, तो दैट इज सम ऑफ द स्टफ व्हिच वी आर डूइंग। और जो थर्ड पार्ट जो है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो इंक्रीज हो गई है, तो उसमें कुछ हमने जो स्टेप्स लेने हैं, एक तो ये है कि हमने $20 तक की जो फूड है उसके ऊपर हमने HST टोटल खत्म कर दिया है, और हमारा प्लान ये है कि उस पे हम HST खत्म कर देंगे, ताकि आम बंदा, एक तो ये है कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको जो है वो फायदा होगा, उसका मोर कस्टमर्स वो आएंगे, और दूसरा ये कि जो आम बंदा है उसके लिए ये है कि वो जो फूड है वो थोड़ी सस्ती उनको मिलेगी। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग वी आर गोइंग टू डू। अभी आपकी बात से तो ये लग रहा है कि आप टैक्सेस को एक लिहाज से कम करें, जैसे HST वगैरह की आप बात कर रहे हैं, तो साथ में आप एक्सपेंसेस की भी बात कर रहे हैं कि हम नया हॉस्पिटल बनाएंगे एटसेट्रा, या ज्यादा नर्सेस को लाएंगे, तो आप ये बजट का क्या करेंगे, इसको बैलेंस कैसे? देखिए हमारा प्लान ये है कि 26-27 तक हमने बजट को बैलेंस करना है इंशाल्लाह ताला। और उसमें ये है कि बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी कि हमारी प्रायोरिटीज, हमने अपनी प्रायोरिटीज की तरफ जाना है। दैट इज आवर प्लान। वी डेफिनेटली नीड इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड वी डेफिनेटली नीड इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर। दोज टू एरियाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें जो है, जिस तरह डग फोर्ड ने एजुकेशन और हेल्थ केयर में कट्स किए हैं, हमारा ये है कि ये जो है, ये आपकी एवरीडे लाइफ जो है, सीनियर्स को ले लें, आम बंदे को ले लें, हम मोस्टली मेजॉरिटी जो हमारे इमिग्रेशन करके होके लोग यहाँ आते हैं, उनका ये होता है कि हम अपने बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए यहाँ आए हैं। तो अगर उनके लिए वो एजुकेशन सिस्टम ही है उनका, वो जो है वो इस तरह से, जहाँ पे क्लास साइज 30 स्टूडेंट्स का होगा, जहाँ पे जो चीजें हैं वो इस तरह से होंगी कि वो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम नहीं रहा, तो उसको हमें जो है डेफिनेटली उस पर हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। वो चीजें हमें डेफिनेटली करनी है। अलबत्ता ये है कि हम मोर टैक्सेस जो हैं, वो जो बड़ी कंपनीज हैं, जो रिच हैं, जिनकी एक इनकम जो है एक सर्टन जो ब्रैकेट है उससे बाहर है, उनके ऊपर हम जरूर टैक्सेस का बात करते हैं। so much for coming to our show, और जो आपकी पॉलिसीज हैं उनके बारे में आपने बात की, तो बहुत शुक्रिया, और आपकी कैंपेन के लिए बहुत ज़्यादा विशेस फ्रॉम आवर साइड एंड प्रेयर्स फ्रॉम आवर साइड, एंड आई होप यू विल विन, एंड वी विल आस्क you to come back, as your victory speech, or we will discuss further with you about your policies as well at that time. So good luck, और thank you so much for being here. जी. After the election on June 2nd, inshallah, I will be very happy to come back to your show. Jazakallah. Thank you. Assalamu alaikum. जी, अच्छा जी, तो सैयद रजा साहब, आपके फाइनल कमेंट्स इसके बारे में क्या हैं? थोड़ा सा इनपुट दें कि ये जैसे मुस्लिम्स की पार्टिसिपेशन है इलेक्शंस में, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, गुज़िश्ता कुछ सालों में जो मुस्लिम वोट्स हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी कैनेडियन मुस्लिम वोट्स, उन्होंने इस चीज़ को बड़ा प्रमोट किया, बड़ा इंगेज किए उन्होंने मुख्तलिफ सेंटर्स को, ठीक है, और उसके थ्रू लोगों को एजुकेशन दी कि क्यों ये ज़रूरी है। और अब वैसे भी जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें ये बात बड़ी रेगुलरली होती है। हमारे अपने इतने लोकल मीडियाज खुल गए, पहले हम जरूरी नहीं है कि हर कोई CBC और CP24 वगैरह वॉच करता था, लेकिन वो जरूर आवाज TV और दूसरे इस तरह के जो बाकी चैनल्स हैं उनको वॉच करते हैं, तो उनको अपडेट्स मिलती रहती हैं, तो एक एंगेजमेंट बन गई है, ठीक है। तो जरूरी जो है वो वोट तो अब बढ़ गया है, जो कास्टिंग का रेशियोज है वो उसमें इम्प्रूवमेंट ज्यादा बेहतर हो गया। लेकिन आई एम ग्लैड टू हियर कि आवाज एंटरटेनमेंट का और आवाज न्यूज का उसमें कंट्रीब्यूशन है। लेकिन बात ये कि आपने कहा था हमारे इतने लोग हैं और फिर 2 लोग, लेकिन वो सारे वोट स्कैटर्ड हैं, वो सब कोई एक जगह नहीं रहते। और ये जरूरी नहीं है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो सिर्फ मुस्लिम्स को ही वोट दें, ठीक है। जरूरत इस बात की है कि हम राइट कैंडिडेट को वोट दें। Exactly, जरूरत इस बात की है कि जो मुस्लिम्स
यहाँ पे आए हैं वो इंटीग्रेट हों इस कल्चर के अंदर, सही बात, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर जी। अपनी कंट्रीब्यूशन डालें उसके अंदर, जी। जो यहाँ के सिस्टम का हिस्सा बने, उसमें जो वॉलंटियर्स हैं वहां पे जाएं, काम करें, मुख्तलिफ बोर्ड्स में बैठें और फिर इस तरीके से वो अपनी जगह खुद बनाते खुद हैं। जगह तो जब आप बनाते हैं तो बात जब ही जीत है आपकी, सही बात, जब आपको सब कम्युनिटी मिलके आपको इलेक्ट करें। बिल्कुल सही। और ये जो लोग हमारे आज वहां पहुंचे हैं, जैसे जी खालिद रशीद हैं या हसन है टोबिको से, जी। ठीक है, इन सबको भी मुख्तलिफ कम्युनिटी ने मिलके वोट दिया, ये किसी एक कम्युनिटी ने नहीं दिया है। हाँ ठीक जी, है। तो वही के इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने के लिए बिल्कुल। ये लोग जब अपनी वॉइस रेज करते हैं, हाँ। तो जो भी उनका सपोर्टिव है उन इश्यूज का, वो उनको वोट करेगा। बिल्कुल, तो जरूरत है बिल्कुल ऐसे सही आप- कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स की Right. कि वो यहाँ बिल्कुल पर सही। आगे बढ़े। बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग उसमें से कॉम्पिटेंट भी हैं, जी। और ये एक प्रोसेस है, एक process एक है, नॉमिनेशन का प्रोसेस है, उससे गुजर के वो यहाँ तक पहुंचे सही हैं। बात है। वी विश देम एवरीवन ऑल द बेस्ट ऑफ जी। लक। लेकिन अगर वो रिजल्ट जो भी निकले जी, कि वो बिल्कुल। इलेक्ट हो पाए या ना हाँ, हो at पाए, least तो they दे हैव टू showed courage. कंटिन्यू डूइंग इट। Yeah, they showed courage to, put their names on the ballot paper. बिल्कुल। And then whatever comes this time or जी next हाँ। time, and that's a progression as हाँ, you और said. अगर हम जी। कंक्लूजन की तरफ जाएं तो चूंकि हमें पता है कि 63 जी। सीटों की मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो है बनती है, और करंट पोल्स जो हमने देखे पहले, जिससे आपने प्रोग्राम का आगाज किया था, जी। और सीट्स की जो प्रोजेक्शन है उसमें भी कंजर्वेटिव की सीट जो है वो तकरीबन 80 सीटों तक जा सकती है। अच्छा, ठीक है, सही। एनडीपी की तकरीबन 24, लिबरल की 18 और ग्रीन पार्टी की 1 से 3 सीटें कह रहे हैं लोग, 2 सीटें भी हो अच्छा। सकती हैं, लेकिन यूजुअली वो 1 सीट तो उनकी सेफ है। सही, ठीक है, सही। तो we'll see कि कैसे रहता है, जी। लेकिन वी आर लुकिंग एट द मेजॉरिटी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट। आई विश एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट फॉर दिस। ऑल द बेस्ट, डेफिनेटली। चलें जी, हमारे व्यूअर्स के लिए भी कि आप प्लीज़, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि ज़रूर निकलिएगा, ज़रूर वोट कीजिएगा। जो भी आपका कैंडिडेट है, जिसकी भी पॉलिसीज़ या बात आपको पसंद आती है, वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, लेकिन वो अगर आपके इश्यूज़ को रेज करने के लिए कैपेबल भी है और उसके अंदर करेज है कि वो आपके इश्यूज़ को लेके आगे निकल सके, आगे जा सके, तो ज़रूर आप जो है उनको वोट कीजिएगा। और बहुत शुक्रिया। हम होपफुली नेक्स्ट वीक विल मीट अगेन। तो तब तक एक मैसेज दे दो। जी जी जी, बहुत ही मुख्तसर, एक तो ये कि तमाम यानी जो पाकिस्तानी खासतौर पे उनसे है कि वोट जरूर दें, जी। और दूसरा ये कि कोशिश करें कि सही कैंडिडेट को दें। अगर गलत को भी दे देंगे कोई बात नहीं, अगली दफा फिर इलेक्शन तो होंगे देंगे उसको के सही को दे दें। That's wonderful. Thank you so much. I will appreciate having my panelists with me. Thank you so Sayyid much for Raza having Saab, Arshad Bhatti Saab, thank you so much for having your comments, and your analysis on who is winning the Ontario elections. So we will continue our conversation in the next week as well. So please join us. Hopefully next week, the same time probably, or we will let you know, आप अपने कमेंट से और अपनी जो भी आरा हैं उनसे वो हमारे तक ज़रूर पहुंचाइएगा और बताइएगा कि हम अपने शो को कैसे बेहतर कर सकते हैं, या क्या आप देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं इस शो के अंदर। तो तब तक अल्लाह हाफिज़, खुश रहिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा।